ग्वालियर में एक युवक पर लव जिहाद करने का आरोप लगा है। आरोप है कि एक हिंदू लड़की को साबिर नामक युवक ने पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर धमकाकर उसका शोषण किया और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ ना शारीरिक शोषण भी किया है। इसमें मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुझे मारता है, पीटता है और मुझे ना जबरदस्ती गाय का गोश्त भी खिलाया, मारपीट कर। ये आरोप साबिर नाम के युवक पर ग्वालियर की लव जिहाद की पीड़िता ने लगाए हैं। पीड़िता ने आरोपी सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। ये आरोपी है जो लगभग 3 साल से महिला के साथ गलत काम कर रहा है, साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग लड़के ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी रिपोर्ट दी। जहांगीरपुरी में महिला की हत्या के आरोपी नाबालिग का मृत महिला की बेटी के साथ संबंध बताया जा रहा है। आरोपी ने रिश्ते का विरोध करने पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। सर 3 बजे के करीब मतलब मेरी भाभी थी, उनको गोली मारी है। फोन उसे छीन लिया था भाभी से, ठीक है, और उसको तुरंत ही उसने गोली मारी है और तुरंत ही वो नीचे से निकल गए। कैमरे में आई भी है। वारदात में नाबालिग को मिलाकर 3 लड़के शामिल हैं। सभी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। जामनगर में एक लिफ्ट में फंसकर एक नाबालिग की मौत हो गई। काफी कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। गुजरात के जामनगर में एक लिफ्ट में फंसकर एक नाबालिग की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने नाबालिग को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रणसिंह नगर पटेल समाज में पटेल समाज की जो लिफ्ट है उसमें एक लड़का फंस गया है, इसलिए हमारी फायर टीम तुरंत यहाँ से जाकर जो फंसाया हुआ था लड़का उसको रेस्क्यू कामगिरी करके शॉर्ट टाइम में, टूंक समय में उसको बेशुद्ध अवस्था में बाहर निकाला और 108 मार्फत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ है। उग्रवादियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए। नारायण सेना इलाके में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ है। कुकी उग्रवादियों ने बीती रात ये अटैक किया। शहीद हुए दोनों जवान सीआरपीएफ के 128 बटालियन के थे। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 2 सैनिक घायल हुए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दूसरे दिन भी जारी मुठभेड़ के दौरान शुक्रवार को 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें 2 जो टेररिस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं और उनसे भारी मात्रा में जो है आर्म्स एमुनिशन जो है जब्त किया गया है और उनसे बाकी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिले हैं। अभी उनकी शिनाख्त और पुख्ता की जा रही है। दिल्ली में एनएसजी ने एक मॉक ड्रिल के जरिए अपनी सुरक्षा तैयारियों को परखा। क्या क्या हुआ इस मॉक ड्रिल में, देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली में एनएसजी जवानों की सिक्योरिटी ड्रिल की हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने संभावित आतंकी खतरों से निपटने के लिए संसद भवन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एनएसजी ने इस मॉक ड्रिल में दिखाया कि वो आपातकालीन हालात से निपटने को तैयार है। ड्रिल में एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से संसद भवन की छत पर उतरे। ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस ने बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। और एक बड़ी खबर है, आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र और गोवा का दौरा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। साउथ गोवा में शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। कोल्हापुर और साउथ गोवा में 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी आज प्रचार अभियान के तहत आज महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज शाम करीब 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम का शाम करीब 7 बजे दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पीएम आज रात कर्नाटक के बेलगावी में रुकेंगे। 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे बेलगाम में जनसभा करेंगे। इसके अलावा पीएम उत्तर कन्नड़, देवनागरी और बेल्लारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कोल्हापुर और साउथ गोवा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बिहार के मुंगेर में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नौजवानों की सैलरी पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है।
देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। राजकोट, भरूच और गोधरा में जनसभाएं करेंगे। वडोदरा में शाम को रोड शो करेंगे गृह मंत्री शाह। 7 मई को गुजरात की सभी सीटों पर मतदान होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार अभियान के तहत अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राजकोट जिले की पोरबंदर लोकसभा सीट के लिए गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के समर्थन में प्रचार करेंगे। दूसरी सभा दोपहर करीब 1:30 बजे भरूच लोकसभा सीट के लिए खंडोली गाँव में होगी। तीसरी जनसभा पंचमहल लोकसभा सीट के लिए गोधरा के SRP ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगी। इसके बाद गृह मंत्री वडोदरा में रावपुरा के रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से मार्केट क्रॉस रोड तक रोड शो करेंगे। वहीं आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। अमेठी और रायबरेली को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। राहुल के अमेठी और प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर चर्चा की संभावना है। राहुल गांधी की सीट वायनाड पर मतदान हो गया और अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। सभी की निगाहें अब अमेठी और रायबरेली की सीट पर है। लाख टके का सवाल है कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। साल 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। हालांकि वायनाड से जीतकर वो लोकसभा पहुंच गए थे। वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने से रायबरेली सीट खाली है। इस सीट पर प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा चल रही है। प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के लातूर में चुनावी जनसभा करेंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि लातूर लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा। लातूर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। शिवराज पाटिल लातूर से लगातार 7 बार कांग्रेस के टिकट से सांसद बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में शिवराज पाटिल को हार का सामना करना पड़ा था और सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। हालांकि 2009 में एक बार फिर लातूर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2014 और 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया। इस बार डॉक्टर शिवाजी कालगे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी उदगीर में उनके समर्थन में आज प्रचार करेंगी। वर्तमान बीजेपी सांसद सुधाकर तुकाराम से उनका मुकाबला है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने एक जनसभा में लोटा दिखाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी को भारतीय चोंबू पार्टी बताया। कन्नड़ में लोटे को चोंबू कहते हैं। भारतीय चोंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू। कर्नाटक का 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर कहा कि पूरा देश चाहता है कि मैं सक्रिय राजनीति में हिस्सा लूं। वाड्रा ने कहा कि रायबरेली अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में जाऊं। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरे चरण में महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 7 बजे तक 13 राज्यों की 88 सीटों पर 61% मतदान हुआ। त्रिपुरा और मणिपुर में सबसे ज्यादा 75 से 81% तक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 73.39%, बंगाल में 71,
कर्नाटक के 69, जम्मू और कश्मीर में 72.32, केरल में 65.04% मतदान हुआ। कई राज्यों में वोटिंग पर तेज गर्मी का असर देखा गया, जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। महाराष्ट्र में सबसे कम 53.71%, बिहार में 54.17%। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कहा, जो लोग खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं उनको देश की जय बोलने में संकोच करने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा न देकर राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें न उपलब्ध करा पाने के लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने कहा, हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर मत करिए जिस पर हम नहीं जाना चाहते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। यह पूरा मामला है क्या, आप रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन में करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंसने की वजह से रामबन से 6 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 4 बिजली टावर गिर गए हैं। सड़क तबाह हो गई है। प्रशासन का कहना है कि हमारा ध्यान सड़क की मरम्मत और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को तुरंत बहाल करने पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ लोकल वॉलंटियर्स ने क्षतिग्रस्त घरों से सामान शिफ्ट करने में लोगों की मदद की। जमीन धंसने के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी तैनात की गई है। शिक्षा मंत्रालय 2025-26 एकेडमिक सेशन से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की योजना बना रहा है। इसके लिए सीबीएसई को तैयारी करने को कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से 2025-26 एकेडमिक सेशन में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में तैयारी करने को कहा है। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने की योजना नहीं है। मंत्रालय और सीबीएसई साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अगले महीने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ चर्चा करेंगे। स्कूल प्रिंसिपलों से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने के बारे में सुझाव मांगा जाएगा। फिलहाल बोर्ड ये सुनिश्चित करने को लेकर काम कर रहा है कि नए सिस्टम से मौजूदा एकेडमिक सत्र में दाखिले की प्रक्रिया बाधित नहीं हो। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की धमकी आखिर क्यों दी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विश्व कुश्ती की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने शुक्रवार को भारत पर फिर से प्रतिबंध लगाने और उसके पहलवानों को अगले महीने होने वाले आखिरी ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर करने की धमकी दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा कि अगर खेल को चलाने के लिए तदर्थ समिति को फिर से लाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू अध्यक्ष निनाद लोलोविच ने कहा है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय संघ के संचालन में किसी तीसरे पक्ष के दखल की इजाजत नहीं देंगे। हम यूडब्ल्यूडब्ल्यू कानून और ओलंपिक चार्टर के मुताबिक अपने राष्ट्रीय महासंघों की स्वायत्ता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए यूडब्ल्यूडब्ल्यू के संकल्प को दोहराना चाहेंगे। तपती धूप में मतदान के बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज आंधी के चलते काफी नुकसान भी हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच शुक्रवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी के साथ ही जोरदार बारिश शुरू हुई। इस दौरान तेज हवाओं और बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। आंधी के चलते जिले भर में सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। आंधी, बारिश और ओले गिरने से जिले में कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जनजीवन करीब 1 घंटे तक खासा प्रभावित रहा। प्रशासन नुकसान का जायजा ले रहा है, जिससे प्रभावितों की मदद की जा सके। तंजानिया में बाढ़ और बारिश से अभी तक 155 लोगों की मौत हो गई है और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है।
ये नजारा तंजानिया के किनोंडोनी जिले का है। सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को पैदल नदी पार करके जाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ज्यादातर स्कूल बंद हो गए हैं। सड़क पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। 14 प्रांतों के 2 लाख लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 10,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मई के महीने में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अब तक 155 लोगों की मौत हो चुकी है और 236 लोग घायल हैं। ब्राजील की राजधानी में पुलिस और माफिया गैंग के बीच भीषण गोलाबारी हुई है। क्यों हुई है ये गोलाबारी, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो की है और ये भीषण गोलाबारी किसी जंग के दौरान की नहीं बल्कि पुलिस और माफिया गैंग के बीच है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ब्राजील के माफिया गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बदमाशों के इलाके को चारों ओर से घेर लिया और ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस और माफिया गैंग के बीच 2 घंटे की गोलाबारी में पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। गाजा में इजराइल के एक्शन के विरोध में अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में गाजा में इजरायली एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लिस्ट में शामिल हो गई है। रात भर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। झड़प के बीच कुछ लोग नमाज अता करते भी नजर आए। प्रदर्शनकारी ने मांग की कि इजरायल के साथ सभी वित्तीय संबंध तोड़ लिए जाएं और उन कंपनियों से भी अलग हुआ जाए जो संघर्ष को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। दूसरे चरण के मतदान में कमल खिल रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र और गोवा का दौरा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। साउथ गोवा में शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। कोल्हापुर और साउथ गोवा में 7 मई को मतदान होगा। मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ है। उग्रवादियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। नारायण सेना इलाके में सीआरपीएफ जवानों पर यह हमला हुआ है। कुकी उग्रवादियों ने बीती रात इस हमले को अंजाम दिया। बात करते हैं दुनिया में न्यूक्लियर खतरा पैदा करने वाले एजेंडे की। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। यूक्रेन को युद्ध के लिए F-16 देगा अमेरिका। इसी साल यूक्रेन को मिलेंगे F-16 और ट्रेन पायलट्स। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का यह बड़ा ऐलान। अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस चुप बैठने वाला नहीं है। उसने पहले ही F-16 को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी। अगर यूक्रेन की धरती पर अमेरिका के F-16 उतरते हैं तो रूस बारूदी प्रहार करेगा। मतलब साफ है, न्यूक्लियर खतरा टला नहीं है बल्कि कंफर्म हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। This year, more than a squadron of donated F-16s will start to arrive in Ukraine, along with pilots and maintainers trained by members of this contact group. And this contact group continues to step up to meet Ukraine's most urgent needs. और आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किस बैठक में हुआ और रूस ने इसको लेकर क्या कहा था। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बाकायदा बैठक हुई है और इसमें इस बात का फैसला हुआ कि यूक्रेन को F-16 दिया जाए। ज़ेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति, साल के अंत तक F-16 देने का ऐलान किया गया। जी हाँ, यूएस यूक्रेन को ट्रेन पायलट भी देगा। यूएस 100 से ज्यादा ATACMS देगा और साथ ही रूस की धमकी है कि F-16 यूक्रेन आए तो युद्ध में यूएस की हम सीधी एंट्री मानेंगे। F-16 के खिलाफ परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, यानी कि जो परमाणु युद्ध का ट्रिगर है वो यहां से अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-16 की खासियत आखिर क्या है। देखिए, स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज है F-16 की 4220 किलोमीटर और हथियार 6 तरह की मिसाइलों से ये लैस है। और साथ ही मिसाइल टाइप हवा से हवा में
हमला करने में सक्षम है। रेडार 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। वेपन हार्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो 10 पेलोड 7000 किलो है। ऊंचाई पर उड़ान बताया जा रहा है 15,235 मीटर की है। खास बात यह है कि यह खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है और एटमी स्ट्राइक में ये सक्षम होता है। तो देखिए यह है F-16 की ताकत, जिससे रूस को क्या मात मिल पाएगी। अब मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे वाली एजेंडे की खबर भी आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। हमारे पास 12 घंटे में एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता है, ये ईरान का कहना है। एक तरीके से धमकी दी जा रही ईरान की ओर से। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इससे पहले भी ईरान की ओर से ये कहा गया था कि अगर इजराइल नहीं माना तो फिर परमाणु हमला भी हम कर सकते हैं। और देखिए एक बार फिर से ईरान परमाणु बॉम्ब को लेकर बात कर रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम कभी भी बना सकते हैं। सिर्फ 12 घंटे में परमाणु बॉम्ब बनाने में हम सक्षम हैं। तो ईरान का न्यूक्लियर प्लान खतरनाक है। अगर मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो जल्द ही विनाशक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईरान अब खुलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और इसकी टेंशन अमेरिका तक को है। इजराइल के पलटवार के बाद यह जंग विनाशकारी हो गई है। किसी भी वक्त ईरान बड़ा हमला कर सकता है। और अब ईरान ने जो प्लान बनाया है, अब जरा उसे आप समझिए। अगर वो अपने प्रोग्राम पर आगे बढ़ गया तो सर्वनाश तय है। एटम बम को लेकर ईरान का बड़ा प्लान क्या है? बहुत कम समय में एटम बम बना सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होने वाला है। ईरान के पास 12 घंटे में एटम बम बनाने की क्षमता है। ईरान के पास बड़े पैमाने पर यूरेनियम जमा है। ईरान के पास 3 एटम बम बनाने जितना यूरेनियम इस वक्त मौजूद है। ईरान न्यूक्लियर प्लांट की संख्या भी बढ़ा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है। संदेश खाली की जो बंगाल की सियासत का एजेंडा बना हुआ है। संदेश खाली में सीबीआई एनर्जी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से हथियार की बरामदगी की गई है। विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए शेख के रिश्तेदार के घर से काफी हथियार मिले हैं, देशी विदेशी हथियार मिले हैं। विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। सीबीआई एनर्जी की कार्रवाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो हथियार है जो कि संदेश खाली में सीबीआई एनर्जी को मिले हैं। टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से हथियारों की बरामदगी की गई है। सीबीआई ने शुक्रवार को संदेश खाली में कई जगहों पर सर्चिंग की और इस दौरान जांच एजेंसी को कई विदेशी हथियार, बम और गोला बारूद मिला। इस सर्चिंग में सीबीआई की 5 टीमों के अलावा बंगाल पुलिस, एनर्जी समेत सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद थी, जो जानकारी सामने आ रही है। और आइए आपको बताते हैं कि संदेश खाली में क्या क्या बरामद हुआ है सीबीआई और एनर्जी की कार्रवाई में। सबसे पहले बिग वॉल पर गौर करिएगा। देखिए बताया जा रहा है कि विदेशी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। कुल 4 उसकी संख्या थी। 4 विदेशी पिस्टल मिले हैं और देसी पिस्टल 1 बरामद किया गया है। इसके अलावा और क्या यहां से बरामद हुआ है? इंडियन रिवॉल्वर 1 की संख्या में यहां से बरामद की गई है और उसके साथ साथ कॉल्ट रिवॉल्वर भी यहां पर 1 मिली है सीबीआई को इस सर्चिंग में। और कारतूस 348 कारतूस सीबीआई ने यहां से बरामद किए। जी हाँ, देख सकते हैं आप, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई एनर्जी को क्या मिला है। उधर इस पूरे मामले में सियासत भी अब शुरू होने लगी है। हथियार बरामदगी पर क्या कह रहे हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और टीएमसी के नेता, ये भी सुनिए। जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है? तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं, सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे। एनआईए हो या दूसरे कोई इन्वेस्टिगेशन। जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों एक लाके रखा गया था तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहां, इनको पकड़ना चाहिए। अभी जब मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रहे हैं कि सीबीआई वहाँ पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन
यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं संदेश खाली में जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया उसका शाहजहां कनेक्शन है क्या, और जिसके घर से हथियार बरामद हुए आखिर वो कौन है। दरअसल अबू तालिब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। शाहजहां शेख के हथियार होने का शक जाहिर किया जा रहा है। शाहजहां शेख के घर छिपाए गए थे ये हथियार जो सोर्सेज बता रहे हैं, और बाद में अबू तालिब के घर पर इन हथियारों को शिफ्ट किया गया। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ, हालांकि टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर इंकार किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी बरामद किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही वाकई में चौंकाने वाली है। कई विदेशी हथियार, कई देसी हथियार, और इसका सीधा कनेक्शन शेख शाहजहां से होता हुआ। देखिए, इस घटना से जुड़े काफी सवालात अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 जनवरी को जब ईडी शेख शाहजहां के आकुंजीपाड़ा के घर पे रेड करने गए थे, तो उस वक्त उनके जो शाहजहां के जो बाकी जो उनके आदमी लोग हैं, वो लोग जो रजिस्ट किए थे ईडी को, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, जो हमलावरी हुआ था, उसके बाद से ये सवाल ईडी की तरफ से बार बार आया है कि ऐसा क्या है उस घर में तो जिसके जाने के लिए इतना ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया गया। तो कहीं जाके अब जाके जब अप्रैल के महीने में यहाँ पे जब जमीन को लेके, आपको पता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पे कि क्या जमीन कैसे वहाँ पे ग्रैब हुआ है, क्या वहाँ पे औरतों का क्या क्या कंप्लेन है, वो उसके आधार पे जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो दौरान हमें जो खबर मिली कि उस दौरान के वहाँ का जो विलेजर्स है, वो जो विलेजर्स है उन लोगों के दौरान सीबीआई के जो आधिकारिक है, उनको ये टिप मिला के ऐसा करके वहाँ पे कुछ आर्म्स है, कुछ एमुनेशन है, कुछ जो ठीक है, बिल्कुल वाकई में। अब सवाल ये भी सौरभ की क्या इस बरामदगी के बाद शेख शाहजहां और टीएमसी के जो बाकी नेता हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।